बापू जरा देखो तो मैंने कैसे समोसे बनाए हैं। अरे वाह, सच कहूँ हारिका बेटी, तुमने तो मुझसे भी अच्छे समोसे बनाए हैं। पर पर क्या बापू? पर मेरी तरह तुझे समोसे थोड़ी बेचना है। तू अपनी 10वीं की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। अरे भूल गई क्या? तुझे बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बनना है। ये याद करके हारिका फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है। तुम तो माँ को भी साथ लेकर चले गए बापू। अब मुझ अनाथ को पुलिस ऑफिसर कौन बनाएगा? हारिका के माँ बाप की एक सड़क हादसे पर मौत हो जाती है। वो अपने मामा सुनील के घर रहने चली आती है। मामी अनुषा हारिका को देखते ही कहती है। लो, और एक बोझ उठा लाए घर में। अब इसे भी हमें ही पालना पड़ेगा क्या? अरे भाग्यवान लड़की है, घर के काम काज में हाथ बढ़ाएगी। घर के 2 रोटियां खा ले तो आसमान टूट नहीं पड़ेगा। वैसे भी अब इसे किसी के सहारे छोड़ो। ये सुनकर अनुषा चुप हो जाती है और उस दिन के बाद हारिका अपने मामा मामी के साथ रहने लगती है। मगर उसकी मामी ममेरी बहन कविता उसे अपने घर की नौकरानी से ज्यादा खुश नहीं समझते। हारिका, हारिका, झाड़ू पोछा जल्दी से लपटा, फिर कपड़े भी धोने हैं। हारिका, ओ हारिका, जल्दी से आ। क्या है अनुषा? क्या है अनुषा की बच्ची, सब काम छोड़, पहले मेरे लिए चाय बना कर ला। हाँ। अनुषा हारिका को घर के कामों से फुर्सत नहीं लेने देती थी और कविता उसे अपनी नौकरानी समझकर उसकी फिरकी बनाकर रखती थी। बेचारी हारिका सारा दिन काम करती, उसे ढंग से खाना खाने का समय भी ना मिलता। हारिका की ऐसी बुरी दशा देखकर उसका मामा सुनील बहुत दुखी हो जाता है और कहता है। ये माँ बेटी तो बेचारी हारिका को चैन से जीने नहीं देती। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। आखिर हारिका मेरी सगी जो भांजी है। यही सोचकर सुनील अनुषा से कहता है। आज से तुम दोनों माँ बेटी घर को संभालोगे और हारिका मेरे साथ समोसे बनाने में मदद करेगी। आप बहुत सयाने हैं ना। और ये महारानी आपके साथ आराम से बैठ के समोसा बेचे। ये क्या लाड साहब की बेटी है क्या? अनुषा को यूं भड़कते देख सुनील उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहता है। अरे मान जाओ भाग्यवान, ये लड़की मेरे साथ समोसे बेचेगी तो हमारी बहुत ज्यादा कमाई होगी। मुझसे भी अच्छे समोसे बना लेती है ये हारिका। ये सुनकर अनुषा के मन में पैसों का लालच जाग जाता है और वह नरमी दिखाते हुए कहती है। फिर तो मुझे कोई एतराज नहीं है जी। बस रोज शाम को मेरे हथेली पर लक्ष्मी आ जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आ जाएगी भाग्यवान। उस दिन के बाद हारिका अपने मामा के साथ समोसे बनाने के काम पर लग जाती है और हारिका के बनाए समोसे ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। लोग उसके समोसों की तारीफ करते नहीं थकते। वाह भाई सुनील, तुम्हारी भांजी तो तुमसे अच्छे समोसे बनाती है। मैं तो कहूँ इससे अच्छे समोसे पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। हारिका के बनाए समोसे हाथों हाथ बिक जाते और सुनील की मोटी कमाई होती। अनुषा के हाथों में खूब सारे नोट आते तो वो बहुत खुश हो जाती और कहती। वाह हारिका बेटी, बस ऐसे ही कमाई करती जा। देखना, तुझे मैं इस अनुषा से भी ज्यादा प्यार करूंगी। हाँ। अनुषा तो ये बात केवल हारिका का मन रखने के लिए कहती है, मगर कविता उसे सच मानकर हारिका से जलन कर बैठती है और कहती है। इस अनाथ के लिए इतना प्यार, लगता है मुझे अब समोसा बनाना सीखना ही पड़ेगा। मैं इससे अच्छे समोसे बनाऊंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। मन में ये सब ठान कर कविता अपने पिता से समोसे बनाना सीख तो लेती है, मगर फिर भी हारिका से अच्छे समोसे नहीं बना पाती। बताओ ना बापू, मैंने इस हारिका से भी अच्छे समोसे बनाए हैं ना? सुनील खाते हुए बोला। बिल्कुल, इससे 1000 गुना अच्छे समोसे बनाई है तूने। ये सुनकर कविता बहुत खुश हो जाती है और हारिका को जलाते हुए कहती है। बनाएगी मुझसे अच्छे समोसे। मुझसे अच्छे समोसे तो ये अनाथ जिंदगी भर नहीं बना पाएगी। आज के बाद तो सब मेरे समोसे खाना पसंद करेंगे और इसके समोसे तो कोई सूंघेगा भी नहीं।
आहाहाहा। कविता की ऐसी जली घटी बातों से सुनील का मन दुखता है। वो अपने मामा से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर मामा उसे मनाने के लिए आए तो वो मामा से कहती है, मामा, क्या अनुषा ने मुझसे अच्छे समोसे बनाई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपने झूठ क्यों बोला मामा? ये सुनकर सुनील परेशान होता है और हारिका को समझाते हुए कहता है, बेटी, मैंने सिर्फ उसे खुश रखने के लिए ऐसा किया है। तुम्हें दुख जरूर हुआ होगा, पर तुम बड़ी हो बेटी। बड़ों का फर्ज होता है छोटों को खुश रखना। बेटी, हमेशा याद रखना, जो अपनों के लिए त्याग करता है, ईश्वर उसका हमेशा साथ देता है। ठीक है मामा, मैं ये आपकी सीख हमेशा याद रखूंगी। ये सुनकर हारिका को कविता से कोई शिकायत नहीं रहती है। वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करने लगती है। कुछ दिन बाद किस्मत से हारिका को और एक झटका लगता है। एक दिन उसका सुनील मामा भी उसका साथ छोड़कर चला जाता है। मामा, एक आप ही अपना कहने के लिए बचे थे, अब आप भी मुझे छोड़ चले। और कविता दोनों समोसों की अलग अलग दुकानें लगाने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। ऐसी करारी और रसूले समोसे पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। कविता दिन भर ग्राहकों को आवाज देती है, मगर उसके समोसे बहुत कम बिकते हैं। सभी ग्राहक हारिका के दुकान पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। ये देख कविता हारिका से जलने लगती है और कहती है, पता नहीं इस मनुष्य से भी कब छुटकारा मिलेगा। मैं तो कहूँ इसे भी मौत आ जाए। एक दिन अमित नाम का लड़का हारिका के पास आता है और उसके समोसे खाकर इतना खुश हो जाता है और उससे शादी की बात करने लगता है और कहता है, सुनिए, आपके समोसे और आप दोनों मुझे बहुत पसंद है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ये तो मेरे मामी ही तय करेंगी, आप उनसे मिल लीजिए। अमित अपनी माँ अंबिका को साथ लेकर हारिका के घर जाता है। अनुषा अंबिका को देखकर चौंक जाती है। अरे अंबिका, तुम? अरे कविता, तुम? अनुषा और अंबिका बचपन के सहेलियां थी और अनुषा ने बचपन से ही कविता का रिश्ता अमित के साथ तय कर रखा था। इसलिए अनुषा कहती है, अरे शादी की इतनी जल्दी रहे तो मुझे बुला लेती। कविता बहन, अब तो अनुषा और अमित दोनों की शादी कर देनी चाहिए। पर मैं तो हारिका से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समोसे खाने की शौक है और हारिका कविता से बेहतर समोसे बनाती है। ये सुनकर अनुषा का कलेजा जल उठता है और उसे हारिका से जलन होने लगती है। बेटा, अगर तुम्हें अनुषा के समोसों पर इतना ही घमंड है तो क्यों ना हारिका अनुषा के बीच समोसे बनाने का मुकाबला हो जाए। ये सुनकर अमित बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे मंजूर है, देखना हारिका ही जीतेगी। हारिका और कविता दोनों भी समोसे बनाते हैं और अपने अपने बर्तन में रखते हैं। मगर तभी अपने मामा की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था, बेटी, बड़ों का फर्ज होता है छोटों को खुश रखना। बेटी, हमेशा याद रखना, जो अपनों के लिए त्याग करता है, ईश्वर उसका हमेशा साथ देता है। ये बात याद आते ही हारिका मौका देखकर कविता की बर्तन की जगह अपनी बर्तन रख देती है और प्रतियोगिता में कविता की जीत होती है। ये देखकर अनुषा खुश हो जाती है। मैं तो कहती थी अनुषा से भी अच्छे समोसे हारिका कभी बना नहीं सकती थी। हाँ, अब तो समझो अनुषा अमित दोनों की शादी पक्की। क्यों बेटा, अब तो मना नहीं कर सकते ना। ये सुनकर तो अमित शादी के लिए तो हाँ कर देता है, मगर कविता ने इस शादी से मना कर देती है, क्योंकि हारिका को समोसों की प्लेट बदलते हुए देख लिया था और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। उधर अनुषा भी ये सच्चाई जानकर हारिका के प्यार और त्याग के सामने झुक जाती है। हारिका को अपनी बेटी समझकर सीने से लगा लेती है और फिर अमित और हारिका की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। जी, आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं अनीता, सारा दिन काम की तलाश में वहाँ यहाँ भटकते रहा, लेकिन कहाँ पर भी काम नहीं मिला।
ए भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था, वो अपने 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे मैं? और अगर हमने वो पैसे नहीं दिए तो वो लाला हमारी सबके सामने इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाए। हाँ, हमें आज रात ही गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद सुनील 5 साल के बेटे को लेकर अनीता के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज घरघराहट होने लगती है, जिससे घबराकर मोहन जाग जाता है। बाबा, इतनी रात को हम इस जंगल से कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे, तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो दोनों सामने बनी छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर तो भी नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा के कुछ दूरी पर एक कुएं का ढेर होता है। सुनील उस कुएं के ढेर में से कुछ ढूंढता है, तभी उसे परनी में बढ़िया सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और वो उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों बोरी बिस्तर के ऊपर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही सुनील काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखा प्यासा उसका बेटा और उसकी पत्नी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद सुनील लौट आता है। बाबा आ गए? बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बेटा, कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। सुनील खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी हुई गौशाला में गाय के लिए कुछ बासी रोटियां डाले हुई थी। लेकिन गाय उन रोटियों को ना खाकर और एक ही घास खा रही होती है। सुनील चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना। इन रोटियों की हमें बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और उसके बेटे को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबा ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बेटा, बासी होने के कारण सख्त हो गए होंगे। ला, मेरे पास दे, मैं अभी इसे नरम बना देती हूँ। अनीता उन रोटियों को पानी में डुबाकर मोहन को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगले सुबह जब वो जागते हैं, फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहाँ खड़े उस गांव की कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनका बोरी का बिस्तर और कूड़ी में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं। उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठा होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख सुनील उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहीं आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे
हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। उसके बाद गांव वाले उनको अपने घर ले जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने कंबल, बिस्तर, कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने के लिए कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब इस गांव में हम आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हमें कभी नहीं भूलेंगे। गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पे काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।